हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्या कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता क्या, डेलीगेशन होता क्या है। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहे ताकि आपके सारे डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड क्लियर हो सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसके मीनिंग के बारे में कि डेलीगेशन होता क्या है। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, मैनेजर्स होते हैं। अब मैनेजर्स के पास क्या है, बहुत सारे वर्क होते हैं, बहुत सारा काम होता है करने के लिए, जो कि एक अकेले ये क्या होता है नहीं कर सकता है। तो उस केस में वो क्या करेगा, अपना सारा काम को अपने जो भी एम्प्लॉयज़ है उसमें बांट देगा। अपना जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अलग अलग एम्प्लॉयज़ में बांट देगा। और एम्प्लॉयज़ में किस बेसिस पे बांटेगा, तो उसके क्वालिफिकेशन को ध्यान में रख करके क्या करेगा, वो काम को बांटेगा। अब जो जिस चीज़ में अच्छा, जो जिस फील्ड में अच्छा, उसके उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगा। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है तो साथ ही साथ क्या, उसको अथॉरिटी भी देना पड़ेगा। अथॉरिटी मतलब होता क्या है, पावर टू टेक डिसीजन। अब क्योंकि काम करना है तो काम करने के लिए जाहिर सा बात है कुछ ना कुछ अथॉरिटी भी चाहिए होगा, ताकि क्या हो सके, कोई भी काम जो है वो प्रॉपरली हो सके। अब प्रॉपरली काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्या है, अथॉरिटी भी देना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जो भी काम है वो क्या होगा, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो सकेगा एक एक्सपेक्टेड मैनर में। तो इसीलिए क्या करता है, मैनेजर जो है कुछ अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट करता है, जिससे कि क्या हो सके कि वो काम अच्छी तरह से हो सके। तो यही जो पूरा प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो डेलीगेशन कहलाता है। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें क्या होता है, मैनेजर्स होते हैं। मैनेजर के पास क्या, बहुत सारे वर्क होते हैं, तो वो क्या करता है, अपने एम्प्लॉय में बांट देता है। अपने एम्प्लॉय में तो क्या करता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया तो उसी के साथ वो क्या करेगा, अथॉरिटी भी कुछ देगा, ताकि क्या कर सके, काम प्रॉपरली हो सके, एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में काम हो सके। जो गोल है या जो टारगेट है उसको क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। तो ये जो इंटायर प्रोसेस होता है उसी को क्या बोला जाता है, डेलीगेशन बोला जाता है। जहाँ पे जो मैनेजर होता है वो क्या करता है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी अपने एम्प्लॉय को दे देता है। क्लियर है इतना। पर ये नहीं बोल सकते कि जो अकाउंटेबिलिटी होता है, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी, ये क्या होता है, ये बढ़ जाता है। लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी होता है वो कभी भी पास नहीं किया जा सकता। सपोज़ कीजिए कि एक सेल्स मैनेजर है। सेल्स मैनेजर को काम मिला है कि 1,000 यूनिट क्या करना है, पर मंथ में उसको सेल करना है। तो वो क्या किया, अपने 5 सेल्समैन हैं तो उसको ये काम दे दिया, एक एक को। मतलब 5 सेल्समैन है तो कितना होगा, 200 यूनिट्स पर पर्सन हो जाएगा, पर सेल्समैन हो जाएगा। पर क्या हुआ, एट दी एंड एक सेल्समैन क्या बीमार पड़ गया, जिस वजह से सिर्फ 800 ही यूनिट सामान जो है वो बिक पाया। तो इस केस में क्या होगा, ऐसा तो है नहीं कि जो सेल्समैन बीमार पड़ा उसी पे ब्लेम आएगा, वही अकाउंटेबल होगा, नहीं। उस केस में कौन अकाउंटेबल होगा, उस केस में ये सेल्स मैन ही अकाउंटेबल, सेल्स मैनेजर जो है वही अकाउंटेबल होगा, सेल्समैन यहाँ पे अकाउंटेबल नहीं होगा। भले ही सेल्स मैनेजर जो है वो अपना अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र कर दिया था सेल्समैन पे, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो है वो आज भी सेल्स मैनेजर के पास ही रहेगा। अगर वो काम पूरा नहीं हो पाया है तो उसके लिए ज़िम्मेदार कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ सेल्स मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल होगा, चाहे वो अपना अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल्समैन को ही क्यों ना दे दिया हो, सेल्स मैनेजर ही इस केस में अकाउंटेबल होगा। क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके इम्पॉर्टेंस की। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंस है यहाँ पे इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे है, तो मैनेजर क्या करता है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्या हो सकता है, अथॉरिटी भी वो देता है, ताकि क्या हो सके कि जो मैनेजमेंट का जो फंक्शन है वो इफेक्टिवली चल सके। क्योंकि अब उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साथ ही साथ क्या, वो मैनेजर उसको अथॉरिटी भी दे दिया है। तो उस केस में क्या होगा कि जो सबऑर्डिनेट है या जो एम्प्लॉय है वो अपना काम अच्छी तरह से कर पाएगा। अगर सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी देता और अथॉरिटी नहीं देता तब उसको काम करने में प्रॉब्लम आता, पर जब दोनों दे दिया है तो काम क्या होगा, इफेक्टिवली हो पाएगा। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट। अब क्या हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल गया और अथॉरिटी भी मिल गया। अब क्या हुआ, मैनेजर अपना काम में लगेगा कि मैनेजर के पास तो और भी बहुत सारा काम होता है। तो उस केस में क्या होगा, एम्प्लॉय क्या करेगा, खुद से काम करेगा। अपना जो भी टैलेंट है, अपना जो भी स्किल है उस काम में वो क्या करेगा, अपना स्किल दिखाएगा, अपना टैलेंट दिखाएगा, जिससे कि क्या होगा, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होगा। क्योंकि क्या है, काम करते करते उसको एक्सपीरियंस मिलेगा, खुद से वो पूरी तरह से क्या करेगा, काम करना सीख जाएगा। पूरा उसके ऊपर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर दे दिया जाए तो क्या आदमी काम करते करते सीख जाएगा। तो इससे क्या होगा, उसका डेवलपमेंट होगा। फिर है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मिल ही गया,
अब ऑथोरिटी मिला है तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है, बहुत सारे पर्सन के लिए क्या होता है, ये एक इंसेंटिव हो सकता है। क्योंकि क्या है, अब ऑथोरिटी मिला है मतलब ये चीज़ भी कहीं ना कहीं दिमाग में आता है कि हमको अथॉरिटी मिला है अपने बॉस से, मतलब कि वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, मेरे पे भरोसा करते हैं, मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए वो इतना हमको पावर दे के रखे। तो उस केस में क्या होगा, ये एक तरह का इंसेंटिव होगा जो कि मोटिवेट करेगा एम्प्लॉय को। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशन गोल। अब इसमें क्या होगा कि मैनेजर जो है वो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या किया, वो तो दे दिया अपने सबऑर्डिनेट को उसके क्वालिफिकेशन और कैपेबिलिटी को देख करके। तो उससे क्या होगा कि काम का अच्छी तरह से डिवीज़न हो जाएगा, क्योंकि जो जिस चीज़ में अच्छा है उसको उसी का अकॉर्डिंग काम मिलेगा। तो ये क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। अब इसमें क्या है, जो डेलीगेशन होता है वो क्या करता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है, जो कि एक बेस होता है हायरार्की का। तो जितना जो भी पावर है जो डेलीगेट किया जाता है सबऑर्डिनेट को, मतलब कि जो डिसाइड करता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसके पास कितना पावर है, किसका क्या जॉब पोजीशन है, यही तो मैनेजमेंट हायरार्की होता है। तो वही क्या करता है यहाँ पे इस्टेब्लिश होता है। नेक्स्ट है बेटर कोऑर्डिनेशन। अब बेटर कोऑर्डिनेशन कैसे होता है कि अब जैसे हमको ये पता हो गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी क्या है, वो मैचिंग करके जो सुपीरियर होता है वो क्या करता है, अपने सबऑर्डिनेट को दे देता है। लेकिन क्या अकाउंटेबिलिटी होता है, नहीं होता है। आंसरेबल वही होता है जो कि एम्प्लॉयर होता है। अगर काम नहीं हुआ, जैसे एग्जांपल में सेल्स मैनेजर वाला जो एग्जांपल लिए, तो उसमें अगर काम नहीं हुआ है तो अकाउंटेबिलिटी किसके पास जाएगा, सेल्स मैनेजर के पास जाएगा फॉर द नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क। तो ये जो सिस्टमैटिक डिवीज़न होता है काम का, वो क्लियर पिक्चर बताता है कि किसको क्या काम करना है, किसके पास ज़्यादा पावर है, और उससे क्या होगा कि अच्छी तरह से उस बीच में कोऑर्डिनेशन बन जाएगा जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों के बीच में। नेक्स्ट है रेड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स। अब क्या होता है, मैनेजर के पास बहुत सारा काम होता है, तो इस केस में वो क्या करेगा, अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो देता ही है मैनेजर को, साथ ही साथ क्या करेगा, कुछ अथॉरिटी भी दे देगा, जिसके कारण क्या हो सकेगा, मैनेजर अपना काम कर लेगा जो उसके लेवल का काम है, बाकी काम क्या है उसके एम्प्लॉयज़ कर देंगे। तो जो भी रूटीन वर्क होता है वो क्या करेगा, सबऑर्डिनेट कर देगा, और वो जो भी इम्पोर्टेंट काम होता है उस पर ज़्यादा ध्यान देगा। तो इसमें क्या होगा कि जो मैनेजर होता है उसके पास ज़्यादा बर्डन नहीं होगा काम का। नेक्स्ट, बेसिस ऑफ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, सबसे पहला सुपीरियर और नेक्स्ट है सबऑर्डिनेट। ठीक है, अब सुपीरियर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर किया और साथ ही साथ क्या अथॉरिटी भी शेयर किया अपने सबऑर्डिनेट को। तो इससे क्या होता है, एक अच्छा रिलेशन बनता है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में, क्योंकि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र किया वो तो ठीक है कि अपना काम अपने एम्प्लॉय से करवा रहा है, पर अथॉरिटी साइन करने से क्या होता है, एम्प्लॉय को ये लगता है कि उसके जो मैनेजर है वो हम पे क्या करते हैं, वो हम पे ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए अथॉरिटी भी हमको दे दिए हैं। तो इससे क्या होता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप भी अच्छा इस्टेब्लिश हो जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। आखिर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं डेलीगेशन के, तो इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है कि जो भी वर्क असाइन किया जाता है किसी भी इंडिविजुअल को, ठीक है, इसमें चाहे तो फिजिकल एक्टिविटीज़ हो जाए, मेंटल एक्टिविटीज़ हो जाए, कुछ भी हो सकता है जो कि एम्प्लॉय के द्वारा परफॉर्म किया जाता है कोई भी एक पर्टिकुलर जॉब पोजीशन में। क्लियर इतना? तो उसमें क्या होता है, जो प्रोसेस होता है वो सबसे पहले स्टार्ट किससे होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, क्योंकि क्या करता है मैनेजर सबसे पहले क्या करता है, एम्प्लॉय को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ही पास करता है, उसके बाद ही अथॉरिटी देगा ना, पहले तो क्या करेगा, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा। तो जो प्रोसेस होता है वो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही स्टार्ट होता है, और ये इसलिए किया जाता है ताकि क्या हो सके कि सुपीरियर के पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है, तो उस केस में क्या हो सकता है कि एम्प्लॉय जो है वो काम करता है, जिससे सुपीरियर का जो बर्डन है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो ऐसे में हम लोग इसके कुछ फीचर्स डिराइव कर सकते हैं कि क्या हो सकता है इससे। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो सबऑर्डिनेट है वो क्या करता है, प्रॉपरली जो उसको काम दिया गया है वो काम को करता है, प्रॉपरली वो वर्क करता है। इसमें क्या होगा, सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होगा, क्योंकि सबऑर्डिनेट को क्या है, सुपीरियर जो काम दिया है उसको वो तो करना ही पड़ेगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है वो तो करना ही पड़ेगा। और नेक्स्ट है कि ये क्या होता है, अपवर्ड फ्लो करता है, मतलब कि जितना हम लोग ऊपर जाएंगे
मतलब जैसे मान लो सबऑर्डिनेट है, क्लियर। अब सबऑर्डिनेट है तो वो क्या करेगा, सुपीरियर का बोला हुआ काम को करेगा। अब सुपीरियर जो सबऑर्डिनेट है वो क्या काम किया है, कितना काम किया, वो क्या करेगा, जा करके रिपोर्ट भी तो इसी को देगा ना। ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होगा, सुपीरियर के लिए। वो अपना जो भी काम किया है वो जाकर किसको रिपोर्ट देगा, क्या चीज़ करेगा, वो सब कुछ करेगा सुपीरियर के लिए। तो इसीलिए बोल रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमेशा अपवर्ड ही फ्लो करता है। नेक्स्ट है इसके बाद ऑथोरिटी। ऑथोरिटी क्या होता है, ऑथोरिटी मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन। अब क्या है, एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मिल गया, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्या ऑथोरिटी भी देना चाहिए, ताकि क्या हो सके कि जो भी काम है वो अच्छी तरह से हो सके। तो सेकंड जो स्टेप होता है इस प्रोसेस में वो होता है ऑथोरिटी। क्योंकि क्या होता है कि ये ऑथोरिटी, लेकिन मैनेजर जो है वो क्या कैसे डिसाइड करता है, तो ऑथोरिटी इस बेसिस पे डिसाइड होता है कि जितना उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया उसी के अकॉर्डिंग उसको ऑथोरिटी दिया जाएगा। मतलब कि ऑथोरिटी हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के बराबर ही होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा ऑथोरिटी नहीं दिया जाना चाहिए। तो इसका भी कुछ फीचर्स है, वही है कि ऑथोरिटी क्या होता है, डिसीजन लेने में हेल्प करता है, राइट टू टेक डिसीजन। साथ ही साथ सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप यहाँ पे भी इस्टेब्लिश होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस ये सब को ध्यान में रख करके ही किए जाते हैं। और हम मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ये भी अपवर्ड ही फ्लो होता है, क्योंकि क्या होता है जितने हायर लेवल पे जाएंगे मैनेजमेंट का उतना ज़्यादा ऑथोरिटी होगा। जो टॉप लेवल होते हैं उनके पास क्या होता है, ज़्यादा ऑथोरिटी होता है। जो लोअर लेवल के होते हैं उनके पास क्या होता है, सबसे कम ऑथोरिटी होता है। तो ये भी क्या होता है, अपवर्ड ही फ्लो करता है। और अथॉरिटी जो है वो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के बराबर होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। अब अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी मतलब ये होता है कि ये श्योर होना है कि जो एम्प्लॉयज़ है या सबऑर्डिनेट है वो अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको मिला है वो अच्छी तरह से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसी में क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी क्रिएट किया जाएगा। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि सबऑर्डिनेट जो होते हैं वही आंसरेबल होंगे, वही क्या होंगे, आंसरेबल होंगे अगर काम नहीं हुआ है उस केस में। जैसे कि हम लोग वो एग्जांपल पढ़े थे सेल्स मैनेजर वाला, तो वहाँ पे क्या हुआ था, सेल्समैन के द्वारा क्या हुआ था, काम नहीं हो पाया था, सेल्समैन बीमार पड़ गया था। तो लेकिन उसके लिए अकाउंटेबिलिटी किसको मिला था, अकाउंटेबल कौन था काम नहीं होने के लिए, तो वो था सेल्स मैनेजर। क्लियर है। जैसे कि और हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं कि जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या होता है कि उसको 20 मशीन क्या करना है, प्रोड्यूस करना है एक मंथ में, 20 मशीन प्रोड्यूस करना है एक मंथ में। अब क्या हुआ, ये डिवाइड हो गया 4 आदमी के बीच में, 4 फोरमैन को दे दिया गया कि हाँ चारों मिल करके कर लेना, मतलब एक के हिस्से में कितना आएगा, 5 मशीन आएगा। पर मंथ के एंड में क्या हुआ, सिर्फ 17 ही मशीन बन पाया है, 17 मशीन बन पाए। तो उस केस में क्या होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन मैनेजर जो है वही अकाउंटेबल होगा, ये जो 3 जो यूनिट नहीं प्रोड्यूस हो पाए, 3 मशीन जो नहीं बन पाया है उसके लिए। मतलब कि चाहे तुम अपना चाहे जो मैनेजर है वो अपना अथॉरिटी दे दे, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे, लेकिन अकाउंटेबिलिटी वो अपना कभी भी किसी को नहीं दे सकता है। अगर काम नहीं हो पाया तो अकाउंटेबल कौन होगा, वो मैनेजर ही अकाउंटेबल होगा उस केस में। तो अकाउंटेबिलिटी हम लोग बोल सकते हैं ये एक आंसरेबल होता है फाइनल आउटपुट का, कि अगर सामान नहीं बन पाया, ये यूनिट जितना टारगेट किया गया था उतना नहीं बन पाया तो कौन जिम्मेदार होगा, उस केस में मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल होगा। इसको कभी भी पास नहीं किया जा सकता, ये अकाउंटेबिलिटी जो है वो मैनेजर या जो हेड होता है, जो सुपीरियर होता है उसी के पास ही अकाउंटेबिलिटी रहेगा। क्लियर है इतना। और ये भी क्या होता है, अपवर्ड ही जाता है, क्योंकि क्या होगा, हमेशा जो मैनेजर होता है वही क्या होगा, अकाउंटेबल होगा। कि सुपीरियर किसके लिए होगा, सबऑर्डिनेट के लिए होगा, और सबऑर्डिनेट किसके लिए होगा, सुपीरियर के लिए। और बाकी अगर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए देखा जाए तो कौन अकाउंटेबल होगा, उस केस में अकाउंटेबल होगा सुपीरियर। क्लियर इतना। तो ये था एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।